हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी पीसीएस हिंदी वालों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तिगत डेटा संरक्षण। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण होता क्या है और ये इसके प्रति जो विधेयक लाया गया था फिर वापस ले लिया गया, क्या किन कारणों से विधेयक लाया गया था और वापस ले लिया गया, इसको फुल डिटेल में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारा टॉपिक है व्यक्तिगत डेटा संरक्षण। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार जो है उन्होंने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण पीडीपी विधेयक को वापस ले लिया। इसका कारण क्या था, इसको देखते हैं। देखिए, वापस लेने का कारण ये था कि 2000 अभी इस टॉपिक पे थोड़ा रुकते हुए पहले ये बता देते हैं कि ये विधेयक 2019 में लोकसभा में आया, कैसे आया। ठीक है, और इसको लाने का कार्य कौन कर रहे थे। ठीक है, उस समय तो क्या हुआ, हाल ही में केंद्र सरकार ने जो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण था उस विधेयक को वापस ले लिया। ठीक है, जो वर्ष 2019 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। ये 2019 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था ये विधेयक। ठीक है, और इसको अब वापस ले लिया गया। इसका कारण क्या है ये देखेंगे आगे, बट इससे पहले इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। न्यायमूर्ति जो थे वो पुट्टास्वामी थे। ठीक है, जो सेवानिवृत्त हो गए थे बनाम भारत संघ। ठीक है, वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था कि निजता का जो अधिकार है भारतीय संविधान का गारंटी दिया हुआ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब उनका मानना था कि जो निजता का जो हमारा अधिकार है ना, वो हमारा व्यक्तिगत अधिकार है। ठीक है, अगर हमारा व्यक्तिगत अधिकार संविधान में लिखा होगा तो व्यक्तिगत अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। तो जो ये विधेयक बनाया जा रहा है तो क्यों उल्लंघन किया जाए, राइट, किसी और के द्वारा। तो ठीक है, तो व्यक्तिगत निजता का अधिकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो हमारा व्यक्तिगत डेटा संरक्षण है, जो भी हमारे व्यक्तिगत चीज़ों से जुड़ी हुई बातें हैं वो सारे हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। ये बात कही थी हमारी सेवानिवृत्त पुट्टास्वामी ने। ठीक है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट को सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी एन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया था। इस समिति का गठन उपयुक्त नियम के आलोक में तथा दिग्गज तकनीक कंपनियों द्वारा अपने भारतीय उपभोक्ताओं और व्यक्तिगत डेटा पर प्रबंध किया गया। इससे जुड़ा व्यापक चिंताएं ये थी कि इस समिति का कार्य डेटा संरक्षण के विनियमित ढांचे को तैयार करना था। ठीक है, श्रीकृष्ण समिति ने वर्ष 2018 में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समक्ष अपनी एक रिपोर्ट रखी थी। ठीक है, डेटा संरक्षण विधेयक के प्रारूप में। ठीक है, जो श्रीकृष्ण समिति थे उन्होंने ही जो हमारा डेटा संरक्षण है उसके प्रारूप के रूप में विधेयक रखा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो और देखते हैं, इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, तो ये देखिए, वर्ष 2019 में इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया गया था और संयुक्त संसदीय समिति जेपीएस को सौंप दिया गया था। और जेपीएस ने क्या किया, नवंबर 2021 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत भी कर दिया। सरकार ने क्या कहा, विधेयक के स्थान पर शीघ्र ही वैश्विक मानक कानून के अनुरूप एक व्यापक कानून ढांचा लाया जाएगा। इसके अंतर्गत वर्तमान और भविष्य में चुनौतियों से निपटने के लिए डिजिटल गोपनीयता संबंधित प्रावधानों को भी शामिल किया जाएगा। जो डिजिटल गोपनीयता है उसको प्रावधानों को शामिल किया जाएगा ताकि अपराधों को रोकने में सरकार को मदद मिले। ठीक है, ये देखिए, विधेयक को वापस लेने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। मतलब अब तो चलिए मानते हैं कि मतलब अपराधों को रोकने के लिए बहुत ही कारगर है। ठीक है, बट इसको वापस लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी देखते हैं। जेपीसी द्वारा व्यापक परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया। ठीक है, महत्वपूर्ण संशोधन सुधार का सुझाव दिया गया कि मतलब ये नहीं है कि विधेयक बहुत ही अच्छा है, इसमें कानून में कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कानूनों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ठीक है, और उसके लिए सुझाव दिया गया। ठीक है,
सरकार का विचार था कि एक नया विधेयक लाना ही बेहतर है। इससे अच्छा एक नया विधेयक लाया जाए। ठीक है। इस सेकंड पॉइंट क्या है? उच्च अनुपालन लागत। अनुपालन लागत। प्रौद्योगिक उद्योग विशेष रूप में भारतीय स्टार्टअप ने यह मुद्दा उठाया कि पीडीपी विधेयक में डेटा में स्थानीयकरण से संबंधित नियमों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की ज़रूरत है। इसके कारण उसमें संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ेगा। ठीक है। बुनियादी ज़रूरतों को देख के, नहीं तो इससे क्या होगा, देखते हुए इन चीज़ों को किया जाए, नहीं तो हमारा क्या होगा, जो बुनियादी हमारे ढांचे हैं, हमारे संसाधन हैं, उस पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को संतुलित रखना। जो डेटा सिलेक्शन गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा या कानून लाके किया जाएगा, तो उसको ये नहीं है कि पब्लिकली आप शो ऑफ करेंगे या अगले की निजता का ध्यान नहीं रखेंगे, उसकी गोपनीयता का ध्यान नहीं रखेंगे। उसकी गोपनीयता का ध्यान रखते हुए चीज़ों को की जाए तो वो अच्छे वे में होंगी, ताकि अपराधी मामले रोके जाए। किसी की गोपनीयता का गलत तरीके से यूज़ ना किया गया, ये लोगों में डर था। ठीक है। तो ये चीज़ें बोली गई हैं कि आप, ठीक है, आप डेटा संरक्षण तो कर रहे हैं सरकार द्वारा, बट इसका विरोध भी हुआ। बट क्या हुआ कि इसमें सुधार किए जाए, कुछ पॉइंट्स सुधार किए जाए, ताकि जो गोपनीयता है उसको सुरक्षित रखी जा सके। ठीक है। और आपराधिक मामले को रोकने के लिए किया गया है मेन। तो आपराधिक मामले रुकेंगे तभी जब गोपनीयता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ठीक है। विपक्ष द्वारा उठाई गई चिंता यही थी कि विपक्ष ने आरोप लगाया, किस पे लगाएगा, जो सत्ता में है। ठीक है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य कारणों का हवाला देते हुए अपारदर्शी तरीके से लोगों के व्यक्तिगत डाटा तक पहुंचने का अधिकार प्राप्त कर लेगा। मतलब ये है कि जो ये विपक्ष, जो हमारे विपक्ष है, वो कहती है कि ये बहुत ही बेकार कानून है, क्योंकि इससे क्या होगा कि लोगों की निजता नहीं रह जाएगी। उनके पास कितनी इनकम है, उनके पास क्या क्या है, और किस तरह से वो उसका सारा का सारा पावर किसके हाथ में आ जाएगा, गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगा, और वो उसको किसी तरह से भी इस्तेमाल कर सकती है। विपक्ष ने ये बोला। ठीक है। बात भी ठीक है ना। ये तो ऐसा होगा भी, अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है। देखिए इधर विपक्ष ने अपनी चिंताएं जता दी हैं। उसको क्या चिंताएं हैं, अब देखिए। प्रौद्योगिकी के बदलते हुए परिदृश्य के अनुरूप नहीं। जो हमारा प्रौद्योगिक तो बदल रहा है, ठीक है, डिजिटल हो रहा है और चीज़ें और चेंज हो रही हैं बहुत तेज़ी से, तो उसके अनुरूप नहीं है। इसमें कई और मुद्दे उजागर हुए हैं कि जिस पर कानून बनाने की आवश्यकता है, जैसे कि नैतिकता। ये तो है कि डिजिटल गोपनीयता, जो हमारा विधेयक है, हमारी गोपनीयता को सरकार अपने तक लाएगी, बट सीमित तो रखे। बट इसमें से और लोगों ने कहा कि क्या सिर्फ इस पे ही, इन्हीं चीज़ों पे विधेयक बनेगा, इन चीज़ों पे नहीं बनेगा, नैतिकता के ऊपर नहीं बनेगा। ठीक है। कृत्रिम बुद्धि के ऊपर नहीं बनेगा, इस पे भी तो बनना चाहिए ना। और क्रिप्टो करेंसी है, नॉन फ्रिंजिबल टोकन्स है, इन पे भी तो बनाइए। ठीक है। नागरिक स्वतंत्रता संगठनों द्वारा प्रकट की गई चिंता है। अब देखिए, नागरिक स्वतंत्रता संगठन है, कई तरह के संगठन हैं, तो गैर सरकारी और सरकारी संगठन होते हैं, जो लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार से लड़ते हैं। ठीक है। समाज से लड़ते हैं। तो उसी तरह से जो हमारे एक संगठन है, उन्होंने अपनी चिंताएं व्यक्त किया है उदाहरण के सहित। उनकी चिंताएं देखते हैं क्या है। उदाहरण के लिए, यह विधेयक सेवा या लाभ प्रदान करने हेतु राज्य को बिना सहमति के व्यक्तिगत डेटा का लेने की क्षमता रखता है। इसमें डेटा की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण और जवाबदेही हेतु प्रावधानों में कमी है। देखो, इसमें क्या बताया गया था, इस विधेयक को थोड़ा चेंज किया जाए, बनाया जाए। चलिए मान लेते हैं कि अपराधों को रोकने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं, बट इसमें ये होगा कि जो हमारी केंद्र सरकारें हैं या जो भी डिपार्टमेंट है, वो बिना राज्य सरकार की मंजूरी या लोगों की मंजूरी के बिना डेटा का यूज़ कर सकता है। और यहाँ तक कि इसकी जवाबदेही भी कोई नहीं लेगा अपने ऊपर, कि हाँ, अगर कुछ होता भी है ना बाई चांस, तो वो हमारे इसमें हाथ ऊपर खड़े कर लेंगे कि हमें नहीं पता, या हमें कोई जानकारी नहीं है। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसलिए इस प्रावधान में हमें चेंज करने की आवश्यकताएं हैं। आगे की राह में ये देखेंगे, देखते हैं क्या देखेंगे।
देखिए, नए डेटा संरक्षण कानून में उन आलोचकों की समस्याओं का अध्याय दिया जाना चाहिए जो नागरिक समाज और निजी क्षेत्र द्वारा उठाई गई है। ये नहीं चलो जो विपक्ष है वो तो बोलता ही है, बट जो नॉर्मली लोग हैं, ठीक है, जो आलोचक है, जिनकी समस्याएं हैं एक्चुअली में, उनकी समस्याओं को सही से सुनना चाहिए, गौर करना चाहिए और इसको चेंज करना और उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करनी चाहिए। वैश्विक अनुभव वाले सर्वोत्तम प्रावधान पद्धतियों पर विचार किया जाना चाहिए, जैसे कि यूरोप संघ, है ना, जनरल प्रोटेक्टर रेगुलेटरी, मतलब जवाबदेही ना किसी संस्थान को बनाना चाहिए। जैसे कि अलग अलग कंट्रियों में, जैसे सिंगापुर में PDPA है, ठीक है, यूरोप में GDPR है, तो इसी तरह इंडिया में भी कोई एक संस्थान बनाया जाए कि डेटा अगर की गड़बड़ी होती है या कहीं गलत यूज़ होता है तो उसका जवाबदेही तो है वो संस्थान, नहीं तो नॉर्मल व्यक्ति कहाँ जाएगा, या जो भी कंपनियों से रिलेटेड डेटा है, किसी भी संस्थान से रिलेटेड डेटा है, वो किसके सामने जाके कहेगा कि हाँ हमारे डेटा का नुकसान हो, उसकी भरपाई कीजिए। ये देखिए, मजबूत कानून बनाने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक हितधारकों की क्या लेनी चाहिए, परामर्श लेनी चाहिए, उनकी आवश्यकताओं के बारे में जानना चाहिए, जवाबदेही तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। नए विधेयक द्वारा छोटे भारतीय स्टार्टअप्स जो हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स जो करते हैं, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां ही इन मतलब फ़ायदा उठा पाएंगी चीज़ों का, और ये छोटे छोटे जो स्टार्टअप करने वाले लोग हैं ये पीछे रह जाएंगे। तो हमें इनका भी ख्याल रखते हुए चीज़ों को करना चाहिए, ठीक है। और देखिए, पहला तो यही है कि मतलब उसको विधेयक को परिवर्तन क्यों करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको सुधार करने के लिए परिवर्तन लाना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। और लोगों को यही डर था कि गोपनीयता नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए अलग संस्थान बनाने चाहिए, जैसे यूरोप में है, ठीक है, सिंगापुर में अलग अलग संस्थान है। अगर कुछ भी डेटा के मामले में होता है तो वो उस संस्थान के पास जा सकते हैं। इसी तरह इंडिया में भी करना चाहिए, ठीक है। अधिक से अधिक जो जिनको प्रभावित कर रही हैं ये रूल्स एंड रेगुलेशंस या विधेयक, तो उनकी जवाबदेही तय करनी चाहिए, ठीक है। और छोटे छोटे स्टार्टअप को हमें आगे बढ़ाने के लिए एफर्ट करना चाहिए। डेटा संचालित नवाचार, देखिए, डेटा एक नया ईंधन है, ठीक है, एक ईंधन की तरह काम करता है। डेटा संचालित नवाचार समृद्धि के स्रोत हैं। हालांकि डेटा सृजनकर्ता का निजता का उल्लेख किए बिना ही चर्चा अपूर्ण है। यह लेख विभिन्न प्रकार के डेटा, उनके उपयोग, नवाचार तथा निजता के बीच मौजूद अंतर संबंधों को व्याख्या करता है। इसके अतिरिक्त यह एक अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है, ठीक है, जिसके माध्यम से लोग डेटा संचालित संस्कृति को बढ़ावा देंगे, या मतलब अगर इसको गुप्त रखा जाए और विधेयक में परिवर्तन लाके उसको अच्छी तरह लागू किया जाए या विधेयक को लाया जाए, तो ये अच्छा भी रहेगा और चीज़ों के प्रति संतुलन भी बरकरार रहेगा। हमारे सामने एक और टॉपिक है, इस पे भी हम अच्छी तरह डिस्कस कर लेते हैं आज, है ना। सोशल मीडिया सेंसरशिप की विनियम, ठीक है। अब ये सुर्खियों में क्यों बना हुआ है, इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो ट्विटर है ना बेटा, वो वैश्विक पारदर्शी रिपोर्टर है, ठीक है, मतलब विश्व स्तर पे मतलब न्यूज़ को या किसी के विचारों को प्रकट करने का बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो क्या हुआ, 2014 से लेकर 2020 के बीच क्या हुआ, बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स को ना कानूनी मांग उठे। क्या मांग उठे कि उसको ब्लॉक कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है, इन अकाउंटों को हटा दिया जाए। ऐसा क्यों किया गया, है ना, इसके पीछे की वजह क्या थी, ये देखते हैं। और किन किन देशों ने इसको हटाने की बात कही है, इसको भी देखते हैं। वर्ष 2014 और 22 के बीच ब्लॉकिंग के आदेश जारी करने वाले देशों में चौथे स्थान पर भारत था। उससे पहले देखिए, जापान, ठीक है, तुर्की, इसमें नंबर्स भी दे रखे हैं, रूस, और 4th नंबर पे भारत, ठीक है। वर्ष 2014 में वर्ष 2020 के भी सरकार ने गूगल सर्च, ट्विटर, जीमेल, है ना, ब्लॉगर जैसी सेवाओं में कई तरह के कंटेंट हटाने की बात की। जो कंटेंट थे ना बेटा, उनको हटाने की बात की है। और इसका कारण सबसे पहले
समझने का कारण है, हटाने की क्यों बात की है ना। तो इसको देखिए, सरकार की आलोचना, है ना। अगर कोई भी सोशल मीडिया तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे कोई भी कुछ भी वीडियो बना के डाल देता है और लोग देखते हैं, ठीक है, लाइक्स करते हैं, यहाँ तक कि चीज़ों को और आगे फॉरवर्ड करते हैं, लाखों व्यूज़ आते हैं। तो इससे क्या होता है, लोगों के विचार पर प्रभाव पड़ता है, उनके जीवन पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि सरकार की आलोचना को रोकने के लिए, ठीक है, कई बार इन चीज़ों मानहानि, ठीक है, किसी व्यक्ति को स्ट्रक करना या किसी व्यक्ति के बारे में गलत चीज़ों को प्रसारित करने के लिए भी आजकल सोशल मीडिया का गलत तरीके से यूज़ किया जाता है। अडल्ट जो सामग्री है, ठीक है, उसका छोटे बच्चों के दिमाग पे गलत प्रभाव पड़ता है। उन अश्लील चीज़ों को हटाने की बात भी कही गई है। और किसी और अन्य व्यक्ति के नाम पर फर्जी अकाउंट बना के और चीज़ों को आगे बढ़ाना, ठीक है, उसके नाम पे, वो भी एक तरह का गलत ही है। आपराधिक मामलों में ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। बट सरकार की आलोचना करना इज़ नॉट आपराधिक मामले, क्योंकि अगर आपराधिक मामले होते ना तो ये सरकार अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पे तो करती है। बट कई जगह जैसे कि मॉब लिंचिंग होती है, कई बार तो ऐसे होता है कि गलत न्यूज़ फैला के वहाँ पे हत्याएं हो जाती हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए कई देशों ने और यहाँ तक कि भारत ने भी ट्विटर के कई अकाउंट्स को बंद करने की बात की है, जो ब्लॉग्स हैं उन्हें हटाने की बात की है, जो अश्लीलता से रिलेटेड हैं, जो अहिंसा को बढ़ावा देते हैं, उनसे रिलेटेड है, उन चीज़ों को हटाने की बात कही गई है। आगे चलते हैं। देखिए बेटा, इसमें है कि सोशल मीडिया है ना, विनियम की आवश्यकता क्यों है, हमें क्यों नियम बनाने की आवश्यकता है सोशल मीडिया के लिए, ठीक है। समाज में सामंजस्य बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर ध्रुवीकरण के कारण, ठीक है, ध्रुवीकरण क्या है, मतलब पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है ना, उसका क्या है कि उसको सामंजस्य मतलब संतुलन बनाने के लिए करना चाहिए। गलत जानकारियाँ ना पहुँचे, किसी का अकाउंट हैक ना हो, कहीं गलत ब्लॉग्स ना पहुँचे, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए कानूनों की आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। फेक न्यूज़ पर अंकुश लगाना, ठीक है, जिससे कि हिंसा, कट्टरता और डर का माहौल पैदा ना हो। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते रहते हैं अगर झूठी खबरें, है ना, और उसको ही सच मान के कई जगह दंगे हो जाते हैं, कई जगह कई तरह के क्राइम्स होते हैं। और ठीक है, देखिए साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए हमें ये सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उसको रोकने के लिए या गलत चीज़ों से बचने के लिए, है ना, अपने समाज को बचाने के लिए भी कानूनों की आवश्यकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से क्या होता है, गुमनाम रहते हुए अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, ठीक है। लोकतंत्र के संरक्षण के लिए समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभाव सबसे खराब उदाहरण 2021 में हमें देखने को मिला है। यूएसए में कैपिटल में भीड़ के रूप में हिंसा देखने के लिए मिली। सब मतलब लोकतंत्र का संरक्षण करने के लिए कि गलत न्यूज़, फेक न्यूज़ फैला के और देखा जाता है कि कई जगह भीड़ हिंसककारी होके किसी बेगुनाह के खिलाफ आपराधिक मामले को अंजाम देती है, ठीक है। इतना समझ में आया हमें सोशल मीडिया के नियमों को क्यों बनाना चाहिए, ताकि हमारी चीज़ें गलत तरीके से आगे ना जाएं, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी, देखिए यहाँ पे क्या है, सूचना और प्रौद्योगिकी विनियम, ठीक है। सूचना और प्रौद्योगिकी नियम में क्या है कि इसमें ये बताया गया है कि किस तरह नियम बनाए गए हैं और किस तरह डेटा चोरी या किसी अन्य सूचना जो हमारी साइबर क्राइम्स हैं और इन चीज़ों की वजह से किसी प्रकार की दिक्कत ना हो लोगों को, तो इसके लिए प्रावधान बनाए गए हैं। देखिए कैसे, अगर इन प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो अपने देश का है या दूसरे देश का,
अगर इन मामलों में पाया जाता है तो वो आपराधिक मामले में काउंट होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध जो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को स्वीकृति को मान्यता प्रदान तो किया है, बट कई चीज़ें हैं जिसको अभी तक आपराधिक मामले घोषित किया, जैसे कि डेटा हैकिंग होगी, पहचान चुरा के दूसरे का नाम पर। ठीक है। आपत्तिजनक संदेह होने पर। ठीक है। प्रोग्रामिंग में मतलब आतंकवाद को बढ़ावा देने पर। ठीक है। इसी तरह एक मामला सामने आया था। वो मामला क्या था कि 2006 के अधिनियम से जोड़कर देखा गया ये मामला। इसमें क्या हुआ था कि ये जो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले ना, उनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि ये 6060A का नहीं है मामला। ये मामला जो है ये 1991A का है। ठीक है। इस श्रेणी में आता है, तो उस पर ज़्यादा कार्रवाई नहीं होती। ठीक है। ये गैर संवैधानिक तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया है, ये कहा गया था। ठीक है। तो इसमें ये भी बताया गया है कि अगर आप किसी के डाटा का यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी अनुमति, उसकी परमिशन लेके ही लिखित में तभी उसके डाटा का यूज़ करते हैं। अगर वो कंप्लेन कर देता है कि हमारे डाटा का गलत यूज़ कर रहे हैं, अगर लिखित में नहीं है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यहाँ हम देख रहे हैं सेंसरशिप को प्रभावी बनाने और कार्यान्वयन संबंधित चुनौतियाँ हमारे सामने। व्यक्तिपरकता, हमें पता नहीं होता कि व्यक्ति की जो बुद्धि है वो किस तरह से कई तरीके की चीज़ें देखती है। अश्लील भी देखेगी, शालीन भी देखेगी। ठीक है। तो हमें जो ऑब्जेक्टिव है उसका आइडिया नहीं होता कि वो किस तरह का उसका नेचर है ना। तो एक भी ये भी चुनौती देखने को मिलती है। अनुचित उपयोग, अति विनिमय और दुरुपयोग की संभावना बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है राज्य स्तर पे और सरकारों के द्वारा। ठीक है। ये आगे देखते हैं क्या है। ये देखिए ये देखते हैं अभी मसौदा संशोधन से जुड़े। ठीक है। सूचना को सबसे पहले प्रसारित करने वाले की पहचान करना, उसको उजागर करना। ठीक है। फिर इधर देखिए, ऑनलाइन कंटेंट को प्रतिबंधित करने के आधार पर अत्यधिक व्यापक जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। ठीक है। मध्य स्तरों के पास मौजूद सूचना को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए अनुरोध हेतु कोई प्रक्रियात्मक सूचना का उपबंध करवाना चाहिए। तो हमारे ये जो थे, ये मसौदा संशोधन से जुड़े मुद्दे थे, इसको हमने देखा। अभी आगे देखते हैं। देखिए इधर, अनुचित उपयोग, अति विनिमय और दुरुपयोग की संभावनाएं देखी जाती है। देखिए, राज्य पहले से भी राजनीतिक लाभों से प्रेरित होता है। राज्य अपने फ़ायदे के लिए ही कार्य करता है, राजनीतिक लाभों और सोशल मीडिया का भी यूज़ करता है। तो सेंसरशिप राज्यों को अपने निवासियों से विचारों और अभिव्यक्ति के नियंत्रण करने की अवसर वाला माध्यम प्रदान कर सकती है। कि मतलब आप सिर्फ यहीं तक आप लोगों का भी सोचें और इसको सही तरीके से निष्पक्ष रूप से चीज़ें करने की कोशिश करें। इसके अलावा कमज़ोर आपराधिक न्याय प्रणाली, कानून, अस्पष्ट भाषा और विधि स्पष्टता को भी आगे रखना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में अप्रभावी रहा है सेंसरशिप, बट वहाँ पे भी प्रभावी करने और समाज सुधार की अपील करनी चाहिए। कई चैनल्स हैं जो सिर्फ अपनी बढ़ोतरी के लिए ही कार्य करते हैं, वो नहीं देते नैतिक शिक्षा, ना ही कुछ जो ऐसी चीज़ें लाते हैं जो समाज के लिए हानिकारक हो रही, तो उस पर रोक भी लगानी चाहिए और उसको फैलने से बचाना चाहिए। ये देखिए। ठीक है। हमें और भी चीज़ें करनी चाहिए। क्या कर सकते हैं, मीडिया संबंधित सभी कानूनों का साहित्यकरण करना चाहिए। जो मीडिया होती है बेटा, जो मीडिया संबंधित कानून है, संहिताकरण मीडिया बेहतर रूप से प्रतिबिंबित कर सकती है ना। नागरिकों को सही जानकारी और बौद्धिक क्षमता बढ़ा सकती है। ठीक है। तो उस मीडिया को क्या करना चाहिए, हमें उनकी जो नैतिक शिक्षा है या जो बौद्धिक है शिक्षा है या जो संहिता है या जो भी फंडामेंटल चीज़ें हैं उनको बताना चाहिए और मीडिया को किस तरह कार्य करना चाहिए, उसे ध्यान में रखते हुए, अपने दायरों में रहते हुए चीज़ों को आगे करे तो वो बेहतर होता है समाज के लिए भी और देश के लिए भी।
ठीक है, सिर्फ न्यूज़ के लिए नहीं, देश के लिए काम करे। राज्य की सेंसर करने की शक्ति को सीमित करना, ठीक है। हेड स्पीच से समाधान हेतु अग्र संकीर्ण और गैर दंडात्मक कदम उठाना, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, इस तरह के कदमों को सार्वजनिक शिक्षा विविधता प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। खुलेआम भड़काऊ भाषण नहीं देने चाहिए। जो नेता हो गए चाहे कोई भी व्यक्ति होगा, भड़काऊ भाषण नहीं देने चाहिए खुलेआम, जिससे कि देश का माहौल ख़राब ना हो और लोगों के अंदर हिंसात्मक भावना उत्पन्न ना हो। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए, ठीक है। हेड स्पीच नहीं देनी चाहिए। मीडिया में पेशेवर शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। इस तहत की निष्ठा देखिए, जो सोशल मीडिया है वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो वहाँ पे ना गलत वर्ड्स का यूज़ करना, ठीक है, और गलत चीज़ों का यूज़ करने से यहाँ तक कि बच्चे तक देखते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे इस तरह के गलत वाक्यों का यूज़ ना करें, ताकि हमारी नैतिक शिक्षा खराब हो और गरिमा का मान ना रखें, कुछ भी ना बोलें, ठीक है। इसलिए गरिमा का मान रखते हुए, ठीक है, अपने वाक्यों पर कंट्रोल करते हुए, सम्मानजनक और नैतिकता का ध्यान रखते हुए चीज़ों को करना चाहिए। और मीडिया भी इस चीज़ों को कर सकती है, क्योंकि कई न्यूज़ रिपोर्टर ऐसे होते हैं, कई भड़काऊ चीज़ें कह देते हैं या गरिमा का ध्यान नहीं रखते। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया जाए तो हमारे समाज और देश के लिए ये लाभकारी साबित होगा। ये देखिए आगे क्या आता है हमारे मीडिया सेंसरशिप के बारे में और अधिक जानकारी देखते हैं, ठीक है। ये तो लास्ट ही है, अच्छे से देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। देखिए, मीडिया में सेंसरशिप के बारे में अधिक जानकारी इस तरह से है। वर्तमान समय में भारतीय मीडिया एक छोर पर स्वतंत्रता की बात तो करती है और दूसरे छोर पर हानिकारक कंटेंट और सेंसर करने के बीच में उलझ गई है। मतलब क्या करिए, वर्तमान में जो हमारी भारतीय मीडिया है वो एक तो स्वतंत्रता की बात करती है, अच्छी बात करते हैं, बट हानिकारक जो माफ़ कीजिएगा, हानिकारक जो कंटेंट है उसको लेने से भी नहीं डरती, उसका भी खूब यूज़ करती है अपने न्यूज़ को बढ़ाने के लिए और बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बोलने के लिए, ठीक है। साथ ही इस डॉक्यूमेंट को हमारे वाक्य और जो हमारे वाक्य होते हैं उसकी गरिमा भी नहीं रखती, ठीक है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। किसी का हृदय को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। उन चीज़ों को गरिमामय चीज़ों को तरीके से करना चाहिए। देखिए, अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सामने मीडिया सेंसरशिप को संतुलन करने के तरीकों पर चर्चा की गई है। देखिए, संतुलन जो हमारी जो मीडिया है ना, वो भारत में बहुत बड़े लेवल पे लोग न्यूज़ मीडिया को देखते हैं। अगर वहीं पे इस तरह के भड़काऊ भाषण या जो वर्डिंग है वो अच्छी यूज़ नहीं की जाएगी, या नैतिकता या गरिमा या सम्मान नहीं रखा जाएगा अपने शब्दों में, तो क्या होगा इससे समाज में गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों में अनैतिकता फैलेगी। तो जो न्यूज़ है, मीडिया है और सोशल मीडिया है, वहाँ पे हमें फर्स्ट है कि हमें नैतिकता, सम्मानजनक वाक्य का यूज़ करना चाहिए। जो अश्लील बातें हैं या भड़काऊ भाषण हैं, हेड स्पीच है, वो देने से बचना चाहिए, ताकि हमारे देश का माहौल और किसी की भावनाओं को क्षति ना पहुँचे। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है सोशल मीडिया सेंसरशिप। होप आप सभी को अच्छी तरह समझ में आएगा। तो मेन यही था कि जो भारत है वो चौथे स्थान पे आ गया है, ठीक है। ट्विटर अकाउंट्स को, ऐसे अकाउंट्स को बंद करवाने के लिए जो हमारे देश में क्या करती है, सरकारी आलोचना, मानहानि, ठीक है, और गैर फर्जी अकाउंट बना के गलत कार्य करती है। तो ऐसे अकाउंट्स को बंद करने की बात की गई है और ये भी बताया गया कि किस तरह से हम चीज़ों में सुधार करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उसमें शिक्षा का माध्यम बना सकते हैं, नई क्रिएटिविटी और छोटे छोटे स्टार्टअप्स कर सकते हैं। तो हमें सोशल मीडिया का भड़काऊ भाषण के लिए, गलत शब्दों
के लिए या आपत्तिजनक चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करना। हमें यूज़ करना है अपने देश के विकास के लिए और आगे बढ़ाने के लिए और नैतिक शिक्षा के लिए। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। हैव यू गुड डे।